रात के 9 बज रहे थे। घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। नायरा अपने छोटे छोटे काम निपटा रही थी। तभी फोन की घंटी बजी। उसने रिसीवर उठाया तो उधर से उसकी छोटी बहन की कांपती हुई आवाज आई, दीदी, माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। डॉक्टर कह रहे हैं कि तुरंत किसी बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। नायरा के हाथ से फोन छूट गया। उसकी आंखों से आंसू लुढ़क पड़े। वो दौड़कर अपने पति कार्तिक के पास गई और सारी बात बता दी। कार्तिक भी बेचैन हो उठा, लेकिन जब नायरा ने अपनी सास राधिका से मायके जाने की इजाजत मांगी तो सास का चेहरा सख्त हो गया। राधिका बोली, नायरा, अभी तो घर में बहुत काम है। तुम्हारी माँ के पास तुम्हारी बहनें हैं ना। औरत मायके में रहकर अपनी माँ की सेवा नहीं करती, उसे ससुराल की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें कहीं नहीं जाना। नायरा चुप हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। कार्तिक को ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसने सोचा, मेरी पत्नी दिन रात मेरी माँ की सेवा करती है और आज जब उसकी माँ बीमार है तो उसे मायके जाने से रोक दिया गया। ये तो अन्याय है। वो सीधा अपने पिता कमलेश के पास गया और सारा किस्सा सुना दिया। कमलेश थोड़ी देर तक सोचते रहे, फिर बोले, बेटा, तेरी माँ की सोच को बदलना मुश्किल है, लेकिन बहू का हक छीनना सही नहीं। एक काम करो, हम एक योजना बनाएंगे जिससे राधिका को भी सबक मिले और नायरा का भी सम्मान बना रहे। कार्तिक ध्यान से पिता की बातें सुनता रहा। कार्तिक रात भर सो नहीं पाया। पत्नी नायरा के आंसुओं ने उसके दिल को झकझोर दिया था। हर बार जब उसने नायरा को माँ के पैर दबाते या घर के छोटे बड़े काम करते हुए देखा तो उसे यही लगा कि ये लड़की केवल अपनी ड्यूटी निभा रही है, बल्कि दिल से भी इस घर को अपना मान चुकी है। लेकिन आज नायरा को रोककर एक बड़ा अन्याय किया गया। सुबह होते ही वो अपने पिता कमलेश के पास फिर बैठा। पिता बाहर की कुर्सी पर अखबार पढ़ रहे थे। कार्तिक ने धीरे से कहा, बाबूजी, मैं रात भर सो नहीं पाया। नायरा को उसकी माँ के पास जाने से रोकना गलत है। अगर मैं चुप रहा तो मेरी पत्नी का विश्वास टूट जाएगा। कमलेश ने अखबार नीचे रखा और बेटे की ओर देखा। बेटा तो बिल्कुल सही सोच रहा है। बहू तो हमारे लिए बेटी जैसी है। बेटी अगर अपनी माँ के लिए रो रही है तो हमें उसे रोकने का कोई हक नहीं। लेकिन तेरी माँ राधिका का स्वभाव तू जानता है। वो सीधी बात कभी नहीं मानेगी। अगर हम सीधे नायरा को भेज देंगे तो घर में बड़ा झगड़ा हो जाएगा। मुझे एक तरीका सूझ रहा है। कार्तिक उत्सुक होकर आगे झुक गया। क्या तरीका बाबूजी? कमलेश मुस्कुराए। तू अपनी माँ को समझाने की कोशिश मत कर, क्योंकि वो तो मानेगी ही नहीं। लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बनाने पड़ते हैं कि इंसान को खुद अपनी गलती का एहसास हो। हमें वही करना होगा। इस बार बहू को तो मायके जाना ही है, लेकिन ऐसे कि राधिका को लगे ये उसका ही फैसला था। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, कैसे होगा ऐसा? कमलेश ने धीमे स्वर में कहा, एक खेल खेलना होगा। ऐसा खेल जिसमें तेरी माँ खुद कहे कि बहू को मायके जाना चाहिए। इसी बीच नायरा कमरे में बैठी रो रही थी। उसके मन में एक अपराध बोध था कि वो अपनी बीमार माँ के पास नहीं जा पा रही। मन ही मन सोच रही थी, क्या मैं सचमुच इतनी बेबस हूँ? मेरे लिए ये घर ही सब कुछ है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि मैं अपनी माँ की आखिरी घड़ियों में उनके पास नहीं रह सकती? उसके आंसू देखकर कार्तिक का दिल भर आया। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, नायरा, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जरूर भेजूंगा, चाहे उसके लिए मुझे किसी से भी भिड़ना पड़े। नायरा ने आंसुओं के बीच मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन माँ जी तो मानेगी नहीं। कार्तिक ने दृढ़ स्वर में कहा, बाबूजी ने एक योजना बनाई है, तुम बस भरोसा रखो। दोपहर को रसोई में जब नायरा सब्जी काट रही थी, राधिका ने फिर ताना कसा, तुम्हें अपनी माँ की बड़ी चिंता है, लेकिन घर की चिंता कभी नहीं होती। एक बार मायके जाने की छूट दे दूं, फिर तो हर महीने कोई न कोई बहाना बना लोगी। नायरा चुप रही। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। कार्तिक ये सब सुन रहा था। उसका खून खौल रहा था, लेकिन उसने अपने पिता के कहे अनुसार धैर्य रखा। रात को जब सब खाना खा चुके थे, कमलेश ने अचानक खांसते हुए कहा, राधिका, मुझे लगता है कि हमारी बहू बहुत थक गई है। दिन रात काम करती है, जरा सा आराम भी नहीं मिलता। राधिका ने तुरंत कहा,
अरे नहीं जी बहू, ठीक है, घर के काम तो औरतों के लिए ही होते हैं। अब अगर ये भी नहीं करेगी तो इसको किस लिए घर लाए हैं? कमलेश ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन मैंने देखा है ये रो रो कर कमजोर होती जा रही है, और अगर ये बीमार पड़ गई तो तब तो तुम्हें ही सारा काम करना पड़ेगा। अब राधिका थोड़ी असहज हुई और बोली, तो क्या करूं, काम तो करना ही पड़ेगा ना। कार्तिक ने बीच में धीरे से कहा, माँ अगर नायरा कुछ दिन अपने मायके चली जाए तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाएगा, और वैसे भी उसकी माँ बीमार है तो वो सेवा भी कर लेगी। कुछ दिन बाद लौट आएगी तो ताजगी के साथ घर संभाल लेगी। राधिका ने गुस्से में कहा, नहीं, ये घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, और अगर जाएगी तो वापस इस घर में नहीं आएगी। नायरा चुपचाप अपने आंसू पोंछ ली। कमलेश ने कार्तिक की ओर देखा, मानो कह रहे हो, अभी वक्त नहीं आया है, धीरज रख। फिर उन्होंने शांत स्वर में कहा, ठीक है राधिका, अगर तुम यही चाहती हो तो बहू कहीं नहीं जाएगी, लेकिन अगर कल को तेरी ही तबीयत बिगड़ जाए और उसका पति उसे मायके जाने से रोक दे तब कैसा लगेगा? राधिका चौंकी लेकिन फिर बोली, मेरी बेटी के हालात और हैं, बहू के हालात और, तुलना मत करो। कमलेश मुस्कुराए, मगर उनके चेहरे पर गहराई थी। उन्होंने सोचा अभी सही समय नहीं आया, कल एक और चाल चलूंगा। रात को कार्तिक ने नायरा से कहा, अगर माँ नहीं भी मानी तो भी मैं तुम्हें जरूर ले जाऊंगा, लेकिन बाबूजी कह रहे हैं कि हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, हो सकता है कल कोई रास्ता निकल आए। नायरा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, बस मेरी माँ एक बार मुझे देख ले, शायद उनका मनोबल बढ़ जाए, वरना मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। कार्तिक ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं नायरा, ऐसा मत सोचो, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास जरूर पहुंचाऊंगा। सुबह होते ही कमलेश ने राधिका से कहा, राधिका आज तुम्हें मंदिर चलना है, वहाँ पंडित जी ने बुलाया है, और हाँ, बहू को साथ मत ले जाना, इसे घर पर ही रहने दो, मुझे देखना है कि अकेले काम करके तुम्हें कैसा लगता है। राधिका भड़क उठी, तो क्या मैं नौकरानी हूँ, सारा काम अकेले कैसे करूँगी? कमलेश ने हंसते हुए कहा, अरे बहू तो तेरी नौकरानी नहीं है, अगर तू खुद अकेली नहीं कर सकती तो उसे भी तो समझ, कभी उसकी स्थिति में खुद को रखकर देखो। राधिका थोड़ी चुप हो गई, पहली बार उसने अपने पति की बातों पर सोचना शुरू किया। सुबह का समय, रसोई में नायरा अकेली काम कर रही थी। बर्तन की खटपट और गैस पर चढ़ी चाय की भाप पूरे घर में फैल रही थी। राधिका जी मंदिर जाने की तैयारी में लगी थी। सफेद साड़ी और माथे पर बड़ी सी बिंदी लगाकर आईने के सामने खड़ी थी। कमलेश ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, राधिका तैयार हो गई ना? राधिका ने भौंवे सिकोड़ते हुए कहा, मगर घर के सारे काम कौन करेगा? सब्जी बनानी है, कपड़े धोने हैं, सफाई करनी है, और ऊपर से ये बहू अभी तक धीमी गति से काम कर रही है, इसे घर का कोई होश ही नहीं। नायरा ने सुन लिया लेकिन कुछ बोली नहीं। उसके हाथ और तेजी से चलने लगे। कमलेश ने हंसकर कहा, अरे एक दिन अगर काम रह भी जाए तो आसमान नहीं टूटेगा, बहू कोई मशीन नहीं है, और अगर तू सच में समझती है कि सब काम उसी पर डालने चाहिए तो आज एक दिन खुद कर ले, तभी समझेगी कि किस बोझ से वो रोज जूझती है। राधिका ने झल्ला कर कहा, आप हर बार बहू की ही तरफ क्यों रहते हैं? क्या मैं इस घर की दुश्मन हूँ? कमलेश गंभीर हो गए, तू दुश्मन नहीं है राधिका, लेकिन तेरी सोच कभी कभी दुश्मन जैसी जरूर लगती है। बेटी को हम हर सुख देना चाहते हैं और बहू से हर सुख छीन लेते हैं, यही हमारी गलती है। राधिका चुप हो गई, उसके होंठ कांप रहे थे। उसे गुस्सा भी आ रहा था और भीतर कहीं एक हल्की चुभन भी महसूस हो रही थी। उस दिन कार्तिक जानबूझकर ऑफिस के लिए थोड़ा देर से निकला। उसने सोचा, माँ को अकेले काम करने दो, तभी उन्हें एहसास होगा कि नायरा कितना काम करती है। नायरा ने देखा कि सास घर के कामों में उलझी हैं और वो बहुत परेशान हो रही हैं। वो दौड़कर मदद करने आई, माँ जी आप थक जाएंगी, मुझे करने दीजिए। राधिका ने झुंझलाकर कहा, नहीं, आज मुझे खुद ही करना है, तुम्हारी वजह से ही सब मुझे ताने मारते हैं। नायरा का दिल टूट गया। उसने धीरे से कहा, माँ जी अगर मेरी वजह से आपको ताने सुनने पड़ रहे हैं तो मैं काम बिल्कुल नहीं करूँगी, लेकिन आप अकेली इतना काम कैसे कर पाएंगी? आप मेरी माँ जैसी हैं। ये सुनकर राधिका के दिल में कुछ दरक गया, लेकिन अहंकार ने तुरंत उसे बांध लिया।
माँ जैसी हूं तो माँ का कहा मानो और मायके जाने की जिद मत करो। नायरा चुपचाप अपने कमरे में चली गई और रोने लगी। रात को कार्तिक घर लौटा तो देखा कि नायरा की आंखें लाल थी। उसने धीरे से पूछा, रोई हो ना? नायरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, नहीं बस थोड़ा सा सिर दर्द है। कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं सब समझता हूँ नायरा, तुम्हारे आंसू मेरी हार है, लेकिन भरोसा रखो, बाबूजी की योजना जरूर काम करेगी। माँ को धीरे धीरे एहसास होगा। नायरा ने आह भरी, काश ऐसा हो पाता, मुझे डर है कहीं देर ना हो जाए। मेरी माँ को मेरी बहुत जरूरत है। अगले दिन कमलेश ने एक नया दांव खेला। उन्होंने मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला शारदा काकी को घर बुलाया। शारदा काकी मोहल्ले में अपनी साफ गोई के लिए जानी जाती थी। काकी ने आते ही नायरा को आशीर्वाद दिया और बोली, बिटिया सुना है तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। अरे जा बेटा, माँ के पास जा, माँ की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। राधिका वहीं खड़ी थी, उन्होंने तुरंत बीच में टोका, काकी बहू को ससुराल के काम करने हैं, अगर ये मायके चली जाएगी तो घर कैसे चलेगा। काकी ने तीखे स्वर में कहा, अरे राधिका, तेरा भी तो जमाना था, जब तू बहू बनी थी तब तेरी माँ की तबीयत बिगड़ी थी तो तू भागी भागी नहीं गई थी क्या? मुझे सब याद है, फिर क्यों बहू पर इतना अत्याचार कर रही है? राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। पुरानी बातें सचमुच उसके मन में तीर की तरह चुभी। उस रात राधिका नींद नहीं ले पाई, बिस्तर पर करवटें बदलती रही, मन ही मन सोचती रही, क्या मैं सचमुच गलत कर रही हूँ? अगर मेरी बेटी होती और उसका पति उसे मायके जाने से रोक देता तो क्या मैं चैन से बैठ पाती? लेकिन फिर अहंकार सर उठाता, नहीं, अगर आज बहू को जाने दूंगी तो हर बार मायके भागेगी, फिर घर का क्या होगा? ये खींचतान सारी रात चलती रही। उधर नायरा ने पूजा घर में दीपक जलाकर ईश्वर से हाथ जोड़ लिए, हे भगवान, मेरी माँ की रक्षा करना, अगर मुझे उनके पास भेजना मेरी किस्मत में नहीं है तो कम से कम उनकी पीड़ा कम कर देना। मेरे पास तो कोई उपाय ही नहीं। उसकी आंखों से आंसू टपकते रहे। सुबह होते ही कार्तिक ने तय कर लिया, अब और इंतजार नहीं, अगर माँ नहीं मानेंगी तो भी मैं नायरा को ले जाऊंगा। बाबूजी जो भी कहे, मैं अपनी पत्नी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। वो अपने पिता के पास गया और बोला, बाबूजी, अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता, माँ का इलाज तुरंत चाहिए, मैं नायरा को मायके ले जाऊंगा, चाहे माँ माने या ना माने। कमलेश ने गहरी सांस ली और कहा, रुको बेटा, अभी आखिरी चाल चलनी है, कल सब साफ हो जाएगा। अगर राधिका का दिल नहीं बदला तो फिर तू जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि तेरी माँ खुद बहू से कहेगी, जा बेटा अपनी माँ की सेवा कर। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, वो कैसे बाबूजी? कमलेश की आंखों में चमक थी, बस देखना कल सुबह मैं क्या करता हूँ। सुबह का समय था, घर में हलचल थी। कार्तिक जल्दी जल्दी तैयार हो रहा था, पर उसके चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी। नायरा मंद स्वर में पूजा घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे प्रभु, आज सब कुछ आपके हाथ में है, मेरी माँ की हालत बिगड़ रही है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ, कृपा करिए। इसी बीच कमलेश अपने कमरे से बाहर निकले। उनकी चाल में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे किसी बड़े फैसले की तैयारी हो। कमलेश ने जोर से खांसते हुए कहा, राधिका सुनो जरा। राधिका रसोई में थी, दौड़ कर आई और बोली, क्या हुआ जी, तबीयत तो ठीक है ना? कमलेश ने धीरे से पेट पकड़ लिया और दर्द भरी आवाज में बोले, लगता है छाती में भारीपन है, सांस भी ठीक से नहीं आ रही। ये सुनकर राधिका का चेहरा सफेद पड़ गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है, रुको मैं दवा लाती हूँ। कार्तिक और नायरा भी भाग कर आए। कार्तिक ने घबरा कर पूछा, बाबूजी क्या हुआ? कमलेश ने धीरे धीरे कहा, कुछ नहीं बेटा, शायद कमजोरी है, लेकिन राधिका सोच रहा हूँ, अगर आज मुझे कुछ हो गया तो क्या तू यही चाहेगी कि तेरी बहू अपनी बीमार माँ को देखे बिना रह जाए? राधिका ने चौंक कर उनकी ओर देखा। कमलेश की आवाज में गहराई थी, राधिका सोच कर देख, अगर कल तू बीमार पड़ जाए और तेरी बेटी तुझसे मिलने ना आए क्योंकि उसके ससुराल वालों ने रोका है, तो तेरा दिल कैसा टूटेगा? बहू भी तो किसी की बेटी है। राधिका की आंखें भर आई, लेकिन उसने अब भी हिम्मत नहीं हारी। पर घर का काम, अगर बहू चली गई तो? कमलेश ने हल्की हंसी के साथ कहा, तो क्या, हम लोग काम बांट लेंगे,
मैं भी मदद करूंगा, कार्तिक भी करेगा। घर किसी एक औरत के भरोसे पर नहीं चलता राधिका, घर सबके साथ से चलता है। कार्तिक ने तुरंत कहा, हाँ माँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, सारे काम कर लूंगा, आप चिंता मत करें। नायरा अब तक चुप थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कहा, माँ जी अगर आप चाहे तो मैं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी माँ को देखे बिना भी रह लूंगी, लेकिन आपके खिलाफ जाकर कुछ नहीं करूंगी, आप ही मेरी माँ हैं। ये सुनते ही राधिका के दिल का बांध टूट गया, उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। नायरा तू सचमुच कितनी बड़ी दिल वाली है, मैं ही थी जो तुझे गलत समझ रही थी, मैंने तेरे साथ अन्याय किया। उसने नायरा का हाथ थाम लिया और भर्राए गले से बोली, जा बेटा अपनी माँ के पास जा, मेरी तरफ से यही आशीर्वाद है। माँ की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। मैंने तुझसे वो हक छीनने की कोशिश की, मुझे माफ कर दे। कार्तिक की आंखें भी भीग गई। उसने माँ के पांव छूकर कहा, धन्यवाद माँ, आपने ये फैसला लेकर हमारा ही नहीं इंसानियत का सम्मान किया है। राधिका ने कार्तिक के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तेरे बाबूजी सही कहते हैं, कभी कभी औरत अपने अहंकार में बहू का दर्द भूल जाती है। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। नायरा ने जल्दी जल्दी अपना बैग पैक किया, उसकी आंखों में मिश्रित भावनाएं थी, माँ को देखने की खुशी और सास के बदलाव का सुकून। जब वो निकलने लगी तो राधिका ने उसे गले से लगा लिया। नायरा, जब तक तेरी माँ ठीक नहीं हो जाए तू वहीं रहना, और अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझे बताना। अब से तू ही मेरी बेटी है। नायरा की आंखें छलक उठी, उसने कांपते स्वर में कहा, माँ जी आपने मुझे आज सचमुच बेटी बना लिया। अब मेरा दिल और भी मजबूती से इस घर से जुड़ गया है। कार्तिक नायरा को लेकर मायके पहुंचा। वहां रागिनी जी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी थी। बेटी को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। नायरा तू आ गई? हाँ माँ, अब मैं आपके पास हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। माँ बेटी का ये आलिंगन देखकर कार्तिक की आंखें भीग गई। उसने मन ही मन कहा, धन्य है मेरे बाबूजी जिन्होंने माँ को सच्चाई दिखाने का तरीका निकाला। उधर घर पर राधिका अपने कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी। कमलेश पास आकर बोले, अब चैन है? राधिका ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ, अब लगता है जैसे मेरे दिल से बोझ उतर गया हो। मैंने बहू को रोककर बहुत बड़ी गलती की थी। सच में औरत ही औरत की दुश्मन बन जाती है, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगी कि नायरा को बेटी जैसा मानूं। कमलेश मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं चाहता था। परिवार तभी खुश रहता है जब उसमें प्यार और समझदारी दोनों हों। कार्तिक ने डॉक्टर से सारी रिपोर्टें दिखवाई। डॉक्टर ने कहा, इन्हें अब लंबे इलाज और लगातार देखभाल की जरूरत है। अगर बेटी पास रहेगी तो मरीज का मनोबल भी बढ़ेगा। नायरा ने मन ही मन धन्यवाद कहा, आपने मुझे समय रहते माँ के पास भेज दिया। वो माँ के लिए दवाइयाँ लाने लगी, खाना बनवाने लगी और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखने लगी। रागिनी जी की आंखें हर बार भर आती, बिटिया तू तो मेरी छाया बन गई है, तू ना होती तो मैं कब की हार मान चुकी होती। उधर ससुराल में भी बदलाव दिखने लगा। राधिका हर रोज नायरा को फोन करती, नायरा तुम्हारी माँ कैसी है, डॉक्टर ने क्या कहा। नायरा चकित रह जाती, ये वही राधिका थी जो 2 दिन पहले उसे रोक रही थी। कार्तिक ने हंसकर कहा, देखा नायरा, माँ भी अब तुम्हें बेटी मानने लगी है। नायरा की आंखें भीग गई। अगर बाबूजी ना होते तो शायद ये सब कभी ना हो पाता। कार्तिक हर शाम ऑफिस से सीधा अस्पताल पहुंचता, कभी माँ को खाना खिलाता, कभी नायरा को आराम करने के लिए कहता, नायरा तुम दिन भर थक जाती हो, थोड़ा सो जाओ, मैं माँ के पास बैठता हूँ। नायरा ने कार्तिक को देखा, उसका दिल गर्व से भर गया। मुझे ईश्वर ने कितना अच्छा जीवन साथी दिया है। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग भी कहने लगे, देखो नायरा के ससुराल वालों ने कितना अच्छा किया, बहू को मायके भेज दिया ताकि वो माँ की सेवा कर सके। ऐसा परिवार बहुत कम लोगों को मिलता है। ये बातें सुनकर रागिनी जी का मन और मजबूत हो गया। बेटा तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, तू भाग्यशाली है। नायरा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में एक कसक भी थी। काश माँ जी पहले ही ये समझ पाती, लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। एक रात रागिनी जी की हालत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, ब्लड प्रेशर बहुत नीचे चला गया है, तुरंत दवा देनी होगी।
नायरा के हाथ कांपने लगे मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। समय पर दवा दी और माँ का हाथ थाम कर बोली, माँ आप मजबूत बनिए, मैं आपके साथ हूँ। कार्तिक ने नायरा को संभाला, हिम्मत रखो नायरा, माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। उधर राधिका ससुराल में बैठी बार बार याद करती, अगर मैंने नायरा को रोक लिया होता और रागिनी जी के साथ कुछ हो जाता तो मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाती। वो कमलेश से बोली, आप सही कहते थे जी, मैं बहू को पराई समझती रही, लेकिन असल में वही तो हमारी बेटी है। आज वो अपनी माँ के लिए जिस तरह खड़ी है उसी तरह कल हमारे लिए भी खड़ी होगी। कमलेश मुस्कुराए, हाँ राधिका, यही जीवन का सच है। औरत जब औरत का दर्द समझ लेती है तो घर स्वर्ग बन जाता है। कुछ हफ्तों की सेवा और इलाज के बाद रागिनी जी की हालत सुधरने लगी। डॉक्टर ने कहा अब खतरा टल गया है, धीरे धीरे ये सामान्य जीवन जी पाएंगी। नायरा ने राहत की सांस ली, उसने माँ को गले से लगाया। माँ आपकी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। रागिनी जी ने आंसू भरकर कहा, बेटी तूने साबित कर दिया कि तू सिर्फ बहू नहीं बेटी भी है। कार्तिक ने कहा, अम्मा की हालत स्थिर है, बहनें और रिश्तेदार यहाँ संभाल लेंगे, हमें वापस ससुराल लौटना चाहिए। नायरा को थोड़ी हिचकिचाहट हुई, क्या माँ जी सच में मुझे खुले दिल से स्वीकार करेंगी? कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, हाँ नायरा, अम्मा बदल चुकी है, बाबूजी ने उन्हें सच्चाई का आईना दिखा दिया है, तुम देखना अब वे तुम्हें बेटी की तरह अपनाएंगी। रागिनी जी ने बेटी का माथा चूमते हुए कहा, जा बेटा, अब तू अपने घर लौट जा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, तेरी सास को मेरा प्रणाम कहना, उन्होंने तुझे भेजकर मेरा जीवन बचाया है। नायरा की आंखों से आंसू बह निकले, माँ आप अपना ख्याल रखना, मैं अक्सर मिलने आऊंगी। नायरा जब कार्तिक के साथ ससुराल की ओर लौटी तो उसके मन में मिश्रित भावनाएं थी। एक और माँ की सेहत सुधरने की खुशी, दूसरी ओर सास के सामने जाने की झिझक। उसने मन ही मन सोचा, क्या माँ जी सच में मुझे बदल कर अपनाएंगी या फिर वही पुराना तानाबाजी का माहौल होगा। कार्तिक ने उसकी हथेली पकड़कर आश्वस्त किया, डर मत, सब कुछ बदल चुका है। माँ अब तुझसे पहले जैसी सख्ती नहीं करेंगी, तू देखना, ये घर तुझे बेटी की तरह स्वीकार करेगा। घर का दरवाजा खुला तो सामने राधिका खड़ी थी। उनके चेहरे पर वो कठोरता नहीं थी बल्कि एक अजीब सी कोमलता थी। जैसे ही नायरा अंदर आई, राधिका ने तुरंत उसे गले से लगा लिया। आ गई मेरी बेटी। नायरा की आंखें छलक पड़ी, ये वही महिला थी जिन्होंने उसे मायके जाने से रोका था और आज वही उसे बेटी कह रही थी। कमलेश ने मुस्कुराकर कहा, देखा कार्तिक, परिवार तभी पूरा होता है जब दिल के दरवाजे खुले हों। अगले ही दिन राधिका ने नायरा को रसोई में काम करने से मना कर दिया। नहीं नायरा, तू थक गई होगी, पहले कुछ दिन आराम कर ले, अब घर के काम हम सब मिलकर कर लेंगे। नायरा को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, माँ जी आपने पहली बार मुझे काम से रोका है। राधिका ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हाँ बेटा, क्योंकि अब समझ आ गया है कि काम से बड़ा इंसान होता है और इंसान से बड़ा उसका दिल। नायरा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सास के पांव छू लिए। माँ जी, अगर मैं कभी अनजाने में आपको दुख पहुंचा चुकी हूँ तो माफ कर दीजिए। राधिका ने सिर सहलाते हुए कहा, नहीं बेटी, गलती मेरी थी, तू तो हमेशा हमारी भलाई चाहती रही, मैंने ही तुझे पराया समझ लिया। मोहल्ले में भी इस बदलाव की चर्चा होने लगी। वाह राधिका जी, अपनी बहू को मायके भेजा और अब बेटी की तरह अपना रही हैं। ये बातें सुनकर कार्तिक को गर्व महसूस हुआ। उसने मन ही मन कहा, ये सब बाबूजी की समझदारी का नतीजा है। अगर उन्होंने वो चाल ना चली होती तो आज ये घर ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे नायरा के दिल में डर और झिझक मिटने लगी। अब वो सास के सामने खुलकर बातें करती, हंसती खेलती। घर का माहौल भी हल्का और सुखद हो गया। एक शाम वो सास के पास बैठी और बोली, माँ जी आपको पता है, माँ अब बहुत बेहतर हैं। डॉक्टर ने कहा है कि अगर उनकी देखभाल ऐसे ही होती रही तो वे जल्द ही पूरी तरह ठीक हो जाएंगी। राधिका ने प्रसन्न होकर कहा, ये सब तेरी सेवा और भगवान की कृपा है। बेटा, तूने साबित कर दिया कि बहू भी उतनी ही जिम्मेदार और समर्पित हो सकती है जितनी बेटी। कार्तिक ये सब देखकर गदगद था। उसने नायरा से कहा, अब तो लगता है जैसे घर में एक नई रोशनी आ गई हो। माँ का चेहरा देखो कितना बदल गया है। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ,
लेकिन ये सब आपके और बाबूजी के कारण हुआ। अगर आप दोनों मेरा साथ ना देते तो शायद मैं माँ जी के खिलाफ कभी खड़ी भी नहीं हो पाती। कार्तिक ने मजाक में कहा, अब से तो घर का हर झगड़ा मैं और बाबूजी मिलकर ही सुलझाएंगे। दोनों हंस पड़े। एक दिन मोहल्ले की महिलाएं घर आई। उन्होंने नायरा की बहुत तारीफ की। बहुत भाग्यशाली है राधिका जी की उन्हें इतनी संस्कारी बहू मिली है। देखो, बहू ने अपनी माँ की सेवा की और अब घर भी संभाल रही है। ये सुनकर राधिका का चेहरा गर्व से चमक उठा। उन्होंने सबके सामने कहा, हाँ, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है नायरा। अब मैं उसे कभी पराई नहीं मानूंगी। नायरा की आंखें भर आई। उसने सोचा, आज मेरी मेहनत रंग लाई, अब ये घर सचमुच मेरा हो गया है। रात को कमलेश बरामदे में बैठे थे। कार्तिक उनके पास आकर बोला, बाबूजी, आपकी योजना सचमुच सफल हो गई। माँ अब बदल गई हैं। कमलेश ने गहरी सांस ली। बेटा, कभी कभी इंसान को उसकी स्थिति का आईना दिखाना पड़ता है। राधिका बुरी नहीं थी, बस अहंकार में अंधी हो गई थी। अब जब उसे एहसास हो गया तो समझ ले कि परिवार की असली नींव मजबूत हो गई है। कार्तिक ने भावुक होकर कहा, आप हमारे घर के ऊंचे स्तंभ है बाबूजी। अब घर का हर कोना हंसी खुशी से भर गया था। सुबह की चाय अब तानों की जगह मीठी बातों से भरी होती। शाम को सब साथ में बैठते बातें करते। नायरा ने मन ही मन कहा, ईश्वर आपका धन्यवाद कि आपने हमारे रिश्तों को टूटने से बचा लिया। अब मैं इस घर के लिए पूरी ईमानदारी से जीना चाहती हूँ। कुछ महीने बीत गए। घर का माहौल अब पहले से बिल्कुल अलग था। राधिका अब नायरा को अपनी बेटी कहकर बुलाती। नायरा भी उनके पैर दबाती, बातें करती और सास के साथ खाना खाते हुए खुद को सचमुच घर का हिस्सा महसूस करने लगी थी। लेकिन जीवन की राहें हमेशा सीधी नहीं होती। जब सब कुछ ठीक लगता है तभी कोई नई परीक्षा सामने आ खड़ी होती है। एक दिन कार्तिक को ऑफिस से फोन आया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कंपनी घाटे में है? प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया? फोन रखने के बाद वो चुपचाप बैठ गया। नायरा ने पास आकर पूछा, क्या हुआ? कार्तिक ने भारी स्वर में कहा, कंपनी बंद होने वाली है। शायद कुछ ही हफ्तों में मेरी नौकरी चली जाए। नायरा का दिल धक से रह गया। अब घर का खर्च कैसे चलेगा? उधर राधिका और कमलेश भी सुनकर परेशान हो गए। कुछ पल के लिए राधिका को पुरानी आदतें याद आ गई। उनके होंठों से अनायास निकल पड़ा, अरे अगर नौकरी चली गई तो घर कैसे चलेगा? नायरा, अब तो तूने अपनी माँ के मायके में भी बहुत खर्च कर डाला, कहीं ये सब बोझ ना बढ़ जाए। नायरा का दिल धक से बैठ गया। उसे लगा जैसे पुराने गांव फिर हरे हो गए हों। लेकिन अगले ही क्षण राधिका को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नायरा का हाथ थाम लिया और कहा, माफ कर देना बेटा, डर के मारे मेरे मुंह से गलत बात निकल गई। तू चिंता मत कर, हम सब मिलकर ये मुश्किल काट लेंगे। नायरा की आंखें भर आई। माँ जी, मैं जानती हूँ कि हालात मुश्किल है, लेकिन इस बार मैं भी घर का बोझ उठाऊंगी। नायरा ने मन ही मन ठान लिया कि अब वो सिर्फ घर की बहू नहीं बल्कि इस संकट की भागीदार भी बनेगी। उसने कार्तिक से कहा, मैं सिलाई कढ़ाई अच्छी करती हूँ, मोहल्ले की महिलाओं को बताऊंगी। ऑर्डर मिलने लगेगा, थोड़ा बहुत कमाई हो जाएगी। कार्तिक ने चिंता से कहा, लेकिन नायरा, तुझे इतना काम नहीं करना चाहिए, घर भी देखना है। नायरा ने दृढ़ता से कहा, जब माँ जी ने मुझे बेटी माना है और बाबूजी ने मुझे सम्मान दिया है, तो अब मेरी बारी है कि मैं इस घर के लिए खड़ी होऊं। कमलेश ने नायरा की पीठ थपथपाई, शाबाश बहू, यही असली परीक्षा होती है। सुख में तो सब साथ में रहते हैं, लेकिन दुख में साथ देने वाले ही परिवार कहलाते हैं। राधिका ने भावुक होकर कहा, नायरा, तू सचमुच मेरी बेटी है। मुझे माफ कर दे कि पहले मैंने तुझे रोका टोका। अब तू जो भी करेगी मैं तेरे साथ हूँ। नायरा ने घर के एक कमरे को सिलाई कढ़ाई के काम के लिए तैयार किया। धीरे धीरे मोहल्ले की महिलाएं उसके पास आने लगी। नायरा बहन, हमारे बच्चों के कपड़े सी दो, मुझे साड़ी पर फॉल करवाना है। नायरा दिन रात मेहनत करने लगी। कार्तिक भी नौकरी की तलाश में इधर उधर भागता, मगर अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी। अब राधिका रसोई और घर के काम खुद संभालने लगी। नायरा, तू सिलाई का काम कर, मैं खाना बना लूंगी। नायरा चौंक कर बोली, माँ जी, आप थक जाएंगी। राधिका ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं बेटी, ये मेरी जिम्मेदारी है। पहले मैंने तुझ पर सब काम डाल दिया था, अब मैं अपनी गलती सुधार रही हूँ। नायरा की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसने सोचा, ये वही माँ जी हैं जो
मुझे कभी अपनी माँ के पास नहीं जाने देती थी। आज मेरे बोझ को बांटने के लिए खड़ी हैं। सचमुच रिश्ते बदल गए हैं। धीरे धीरे मोहल्ले में नायरा का नाम फैलने लगा। कार्तिक की बहू बहुत होनहार है, देखो मुसीबत में घर का सहारा बनी है। ये बातें सुनकर कमलेश और राधिका गर्व से भर जाते। एक रात कार्तिक नायरा से बोला, तुम इतना काम करती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब मेरी जिम्मेदारी है, नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा। कार्तिक, जिम्मेदारी सिर्फ पति की ही नहीं होती, पत्नी भी तो उसका साथ निभाती है। आज अगर हम मिलकर संघर्ष करेंगे तो कल ये कहानी हमारे बच्चों के लिए गर्व की मिसाल बनेगी। कार्तिक की आंखें भीग गई। नायरा, तूने मुझे जीत लिया है। एक दिन राधिका ने मोहल्ले की महिलाओं से कहा, मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। इसने हमें सिखाया कि बहू को बेटी समझना ही असली सुख है। नायरा ने यह सुना तो उसके दिल में गहरी कृतज्ञता भर आई। ये मेहनत सिर्फ पैसे के लिए नहीं बल्कि इस घर की इज्जत के लिए है। वो मन ही मन सोचती। कार्तिक को भी एक दो जगह से नौकरी के लिए इंटरव्यू कॉल आने लगे थे। घर में उम्मीद की किरण दिखने लगी। परिवार जैसे जैसे संभलने लगा। किस्मत ने फिर करवट ली। एक दिन मोहल्ले में एक नया बुटीक खुला। वहाँ मशीनें थी, स्टाफ था और आकर्षक डिस्काउंट। लोग धीरे धीरे नायरा के पास आना कम करने लगे। नायरा के पास काम घट गया, उसकी कमाई रुक सी गई। कार्तिक अभी तक नौकरी पाने में सफल नहीं हुआ था। घर का खर्च फिर से तंगी में आ गया। रात को सब साथ में बैठे थे। कमलेश चुप थे, राधिका चिंतित दिख रही थी। राधिका ने धीरे से कहा, नायरा, तेरा काम तो बहुत अच्छा चल रहा था, पर अब बुटीक वालों की वजह से। नायरा ने मुस्कुरा कर कहा, माँ जी चिंता मत कीजिए, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। मैं कुछ नया करूँगी, कार्तिक ने तुरंत कहा। लेकिन नायरा, तू इतनी मेहनत करके भी थक जाती है, अब और बोझ मत उठा। नायरा ने दृढ़ स्वर में कहा, जब तक मैं सांस लूंगी हार नहीं मानूंगी। इस घर को संभालना मेरी भी जिम्मेदारी है। राधिका ने नायरा का हाथ थामा। बेटी, अब मैं तेरे साथ हूँ। पहले तो मैंने तुझ पर रोक लगाई थी, लेकिन आज अगर तुझे आगे बढ़ना है तो मैं तुझे खुद आगे बढ़ाऊंगी। नायरा चौंक गई। माँ जी, सच? राधिका की आंखों में चमक थी। हाँ, हम सब मिलकर तेरा काम बढ़ाएंगे। मोहल्ले में जो मेरे जानने वाले हैं सबको मैं तुझसे काम दिलवाऊंगी। नायरा की आंखें भर आई। माँ जी, अगर आप मेरे साथ हैं तो कोई मुश्किल मुझे रोक नहीं सकती। नायरा ने ठान लिया कि वो बुटीक वालों से मुकाबला करेगी। उसने कार्तिक से कहा, हम अपना काम सिर्फ सिलाई तक सीमित नहीं रखेंगे, हम डिजाइन भी शुरू करेंगे। मैं खुद नए डिजाइन सीखूंगी। कार्तिक हैरान था, लेकिन ये सब कैसे होगा? नायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी की पेंशन का थोड़ा हिस्सा और मेरी बचत, उससे मैं नया सामान खरीद लूंगी। और अगर माँ जी का आशीर्वाद मिल गया तो सब आसान हो जाएगा। राधिका बोली, सिर्फ आशीर्वाद नहीं, मैं तेरे साथ खड़ी रहूंगी। मोहल्ले की औरतों को समझाऊंगी कि घर की बहू का काम ही सबसे भरोसेमंद होता है। नायरा दिन रात डिजाइनिंग सीखने लगी। इंटरनेट से वीडियो देखती, पुराने कपड़े पर नए पैटर्न बनाती। धीरे धीरे उसकी कला लोगों को पसंद आने लगी। वाह नायरा बहन, ये ब्लाउज तो बहुत ही खूबसूरत है। आपके बनाए कपड़े तो बुटीक से भी अच्छे हैं। फिर से काम आने लगा। नायरा अक्सर रात को थक कर गिर जाती। कार्तिक ने उसे एक रात समझाया, तुम्हें भी आराम करना चाहिए, सब कुछ अकेले मत संभालो। माँ जी और बाबूजी तुम्हारे साथ हैं। नायरा ने धीमे स्वर में कहा, हाँ कार्तिक, लेकिन ये सेवा ही मेरी ताकत है। नायरा ने भावुक होकर कहा, माँ जी, आज आप मेरी ढाल बन गई हैं। अब ग्राहक सिर्फ डिजाइन के लिए ही नहीं बल्कि उसकी ईमानदारी और ससुराल के सहयोग से प्रभावित होकर आते। एक दिन मोहल्ले की एक महिला बोली, नायरा बहन, आपके कपड़ों में सिर्फ धागे नहीं बल्कि दिल भी जुड़ा होता है, इसीलिए हमें आपका काम अच्छा लगता है। नायरा मुस्कुराई और बोली, ये सब मेरे परिवार का आशीर्वाद है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।